हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष त्रिपाठी, आपका मैथ्स एजुकेटर, आपके सामने आज एक टॉपिक लेके आया हूँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। लास्ट टाइम लोगों ने परसेंटेज का पार्ट 4 डिस्कस किया था, जिसके साथ ही हमारा परसेंटेज टॉपिक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, वो टॉपिक मैं लेके आया हूँ आपके लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो गया आपका? अनुपात और समानुपात। अब अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या है, ये सब हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक जो हमारा है, उस टॉपिक पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कुछ ट्रिक्स, कि आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, किस ट्रिक से हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि रेशियो एक कॉन्सेप्ट है। रेशियो आपका क्या है? रेशियो एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपका सभी टॉपिक्स में यूज़ होगा। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, एवरेज, रेशियो, आपका पार्टनरशिप, वर्क एंड टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ट्रेन, बोट, डीआई, जितने भी टॉपिक्स आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, सब में आपका रेशियो यूज़ होगा। 3 टॉपिक आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, परसेंटेज प्लस रेशियो प्लस एवरेज, ये 3 टॉपिक मिलाकर आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनता है। यानी कि इन टॉपिक्स पर आपका बहुत अच्छा स्पेशल कमांड होना चाहिए। क्लियर है? तो बात करते हैं आज की आपके टॉपिक की, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बढ़िया कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस कर दूं। तो वीडियो जैसे जैसे आपको पसंद आए, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बात करते हैं रेशियो क्या है। रेशियो क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, रेशियो इज द रिलेशन इन विच वन क्वांटिटी बियर्स टू अनदर ऑफ द सेम काइंड। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सेम काइंड। The comparison being made by considering what multiple part or parts one quantity is of the other। तो कहने का मतलब क्या हो गया? रेशियो एक कंपैरिजन है। रेशियो आपका क्या है? रेशियो आपका कंपैरिजन है। रेशियो किसका कंपैरिजन है? या तो क्वालिटी या तो आपका क्वांटिटी। क्लियर है? या तो आपका क्वालिटी का कंपैरिजन है या तो आपका क्वांटिटी का कंपैरिजन है। क्लियर? अब बात आई कि कंपेयर करेंगे किनको? 2 ऐसे पार्ट जो सेम काइंड हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा है? सेम काइंड। सेम काइंड का मतलब अगर आप वेट की बात कर रहे हैं, अगर आप 2 बंदों के वेट को कंपेयर कर रहे हैं कि ए है और बी है, आपने बोला ए जो है वो 40 किलोग्राम है, बी जो आपका है ये 50 किलोग्राम है, देन इनका जो रेशियो हो जाएगा फ्रेंड्स वो 4:5 हो जाएगा। कहने का मतलब दोनों की ही यूनिट सेम थी। सेम काइंड का मतलब क्या हो गया कि पहले तो हम दोनों को वेट ही कंपेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ए के लिए हमने वेट लिया, बी के लिए हमने एज ले लिया, ऐसा नहीं। अगर हम वेट की बात कर रहे हैं तो ए का भी वेट होगा और बी का भी वेट होगा और दोनों वेट को ही कंपेयर करेंगे। सेम यही कॉन्सेप्ट आपका एजेस, सेम यही कॉन्सेप्ट आपका एफिशिएंसी, सेम यही कॉन्सेप्ट आपका टाइम। तो सेम काइंड का मतलब ये हो गया कि अगर हम वेट की बात कर रहे हैं तो जितने भी टर्म्स की बात कर रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जितने भी टर्म्स की बात कर रहे हैं, सब जगह पर हम वेट की ही बात करेंगे। अगर हम बोलते हैं कि ए की एज जो है वो बी की एज का 1/4 है, इसका मतलब बी की एज 4 हो गई, ए की एज 1 हो गई। सेम काइंड का मतलब क्या हो गया? हमने बात किसकी की? हमने बात की एजेस की। ए की भी एज, बी की भी एज। दूसरा कॉन्सेप्ट, यूनिट सेम होना चाहिए। जब आप रेशियो कंपेयर करेंगे, यानी कि जब आप क्वांटिटीज़ को कंपेयर करेंगे, तो यूनिट क्या होना चाहिए? यूनिट सेम होना चाहिए। अगर हम एजेस में बात करें ईयर्स की, तो दोनों जगह ए भी ईयर होना चाहिए, बी भी ईयर ही होना चाहिए। क्लियर दोस्तों? जैसे अगर हम बात करें कि हमने यहाँ पर बात किया एजेस में, और हमने यहाँ पर लिखा कि ए की एज जो है, ये ए की एज जो है ये 4 साल है, बी की एज की हमने बात की, हमने कहा ये 20 मंथ्स है। अब आप इसको कंपेयर नहीं करेंगे, आप कंपेयर क्या करेंगे? आप 20/12 अगर इसको लिख देंगे तो ये मंथ का क्या हो जाएगा? ईयर हो जाएगा। अब आप इसको रेशियो में देखेंगे कि ए और बी की एज का रेशियो क्या है। क्लियर हो गया दोस्तों? तो रेशियो का मतलब क्या हो गया? रेशियो एक ऐसा रिलेशन होता है
जिसमें सेम काइंड के दो या दो से ज़्यादा जो टर्म होते हैं उनको कंपेयर किया जाता है, और ये देखा जाता है कि एक क्वांटिटी जो है वो दूसरी क्वांटिटी का कितना है। जैसे अगर हमने यहाँ पर बात किया ए और बी के वेट का, तो हमने देखा कि बी का हिस्सा कितना है 5, ए का हिस्सा कितना है 4, तो रेशियो क्या बन गया 4:5। क्लियर। नेक्स्ट आपका बात करते हैं, रेशियो आपका क्या हो गया, रेशियो आपका हो गया कंपेरिजन ऑफ 2 और मोर देन 2, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्लियर। बात करते हैं पॉइंट ऑफ रेशियो। पॉइंट ऑफ रेशियो में आपको कुछ टर्म्स दिए गए। क्या टर्म्स दिए गए, बोला गया द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी इज रिप्रेजेंटेड एज ए रेशियो बी। कहने का मतलब ये बताया गया कि साइन आपका रेशियो का क्या होता है, आपका साइन होता है, दो बिंदियां होती हैं, दो पॉइंट होते हैं, तो रेशियो को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रेशियो को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी इज रिप्रेजेंटेड एज ए रेशियो बी एंड रीड एज ए इज टू बी। हम इसको क्या पढ़ेंगे, ए इज टू बी। जैसे अगर हमने लिखा यहाँ पर 2:3, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे 2:3। क्लियर दोस्तों। तो दो टर्म्स को किस तरह से हम लोग रेशियो में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग 2 पॉइंट लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और पढ़ते क्या है, इज टू, ए इज टू बी, 2:3। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, इन रेशियो ए रेशियो बी ए इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब हो गया पूर्व पद, एंटीसीडेंट का मतलब क्या हो गया, पूर्व पद। एंड बी इज कॉन्सिक्वेंट, उत्तर पद। क्लियर हो गया, ये तो हिंदी की बात हो गई। तो अगर रेशियो हम लोग लिख रहे हैं ए रेशियो बी, तो जो पहला पार्ट है ये आपका क्या है, ये आपका है एंटीसीडेंट। दूसरा पार्ट जो आपका है ये आपका क्या है, ये आपका है कॉन्सिक्वेंट। नेक्स्ट क्या है, सिंस द रेशियो एक्सप्रेस द नंबर ऑफ टाइम्स वन क्वांटिटी कंटेन्स द अदर, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी एंड थस नो यूनिट। रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता है, रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता है। क्या लिखा हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी है, ये भाव है एक तरीके का, किलोग्राम, एजेस में वर्ष, मंथ। ठीक है, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। बात करते हैं कि क्या लिखा था, कि रेशियो ये दर्शाता है कि एक नंबर दूसरे नंबर में कितना हिस्सा है। जैसे अगर हम दोस्तों लिख दें कि ए इज टू बी, यानी कि हमने बोला 1:5, इसका मतलब ये हो गया कि जो बी है वो ए का कितना है, वो ए का 5 गुना है। कितना है, 5 गुना है। यही तो बोला गया कि द नंबर ऑफ टाइम्स वन क्वांटिटी कंटेन्स द अदर। तो b की अगर हम लोग बात करें तो b है 5, a है 1, इसका मतलब b जो है वो a को रखे हुए है, और a को b कितनी बार रखे हुए है, तो 5 बार रखे हुए है। आपको इस टर्म का मतलब समझ में आया, आपको इस टर्म का मतलब समझ में आ गया दोस्तों। क्लियर। बात करते हैं आपका नेक्स्ट लिखा है, ए रेशियो a is to b can also be expressed as a/b। कहने का मतलब रेशियो को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशियो को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझाया गया कि इफ टू टर्म्स आर इन द रेशियो 2:3 वी कैन से दैट देयर रेशियो इज 2/3। मतलब अगर यहाँ पर लिखा है 2:3 तो आप इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 2/3। एंटीसीडेंट एज ए न्यूमरेटर एंड कॉन्सिक्वेंट एज ए डेनोमिनेटर। क्लियर है, आपका टर्म्स का सीक्वेंस नहीं बदलना चाहिए। ये आपका क्या था, ये आपका एंटीसीडेंट था, ये आपका क्या था, ये कॉन्सिक्वेंट था। तो ए यानी एंटीसीडेंट ये आपका एज ए न्यूमरेटर रहेगा, ये कॉन्सिक्वेंट आपका क्या रहेगा, एज ए डेनोमिनेटर रहेगा। सेम इसी तरह से आप फ्रैक्शन को रेशियो के टर्म में लिख सकते हैं। 4/5/4 इज इक्वल टू 5:4। एंटीसीडेंट एज ए न्यूमरेटर, कॉन्सिक्वेंट एज ए डेनोमिनेटर। क्लियर है। नेक्स्ट आपसे बोला गया, ए रेशियो इज सेड टू बी ए रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी
or less inequality or of equality according as the antecedent is greater than, less than or equal to the consequent। रेशियो आपका बताएगा कि रेशियो कंपेयर क्वालिटी से ज़्यादा है, कम है या बराबर है। ये आपका कैसे पता चलेगा? ये एंटीसीडेंट अगर बड़ा है देन ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर इनइक्वालिटी, लेस है लेस इनइक्वालिटी, एंड इक्वल है तो ये आपका इक्वल हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? बात करते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट आपका है प्रोपोर्शन। रेशियो के बारे में हम लोगों ने सब कुछ आपसे डिस्कस कर लिया कि रेशियो एक हिस्सा होता है दूसरे किसी भी टर्म का। कितना हिस्सा होता है ये रेशियो आपको बताएगा। नेक्स्ट आपका आया प्रोपोर्शन, कि प्रोपोर्शन क्या होता है। व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल, जब दो रेशियो बराबर होते हैं, जब दो रेशियो बराबर होते हैं, द फोर क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन द टू रेशियोज आर सेड टू बी प्रोपोर्शनल। एग्जाम्पल दिया गया, जैसे दो फ्रैक्शन की बात करें, दो रेशियो की बात करें, अगर हमने बोला ए रेशियो बी, फिर हमने बोला सी रेशियो डी, अगर ये बराबर हैं, देखिए अगर ये क्या हैं, अगर ये बराबर हैं तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन यानी समानुपात सी रेशियो डी। क्लियर दोस्तों? मतलब इक्वल, अगर दो रेशियो इक्वल हैं तो वो प्रोपोर्शन में होंगे। तो आप इक्वल की जगह पर क्या लगा सकते हैं? प्रोपोर्शन का साइन लगा सकते हैं, समानुपात का साइन लगा सकते हैं। तो यही तो आपके क्वेश्चन लिखा, कंडीशन लिखा था, व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल द फोर क्वांटिटीज इन्वॉल्व्ड इन द टू रेशियोज आर सेड टू बी प्रोपोर्शनल। एग्जाम्पल, इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, देन ए बी सी डी जो है ये क्या है आपके? ये प्रोपोर्शन में होंगे। क्लियर है? और क्या पढ़ेंगे इसको? कि इसको पढ़ेंगे कि ए रेशियो बी एज सी इज टू डी। क्लियर है ना? ए इज टू बी इज सी इज टू डी। क्लियर? इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे। बात करते हैं आपका कि नेक्स्ट पार्ट आपका क्या लिखा है, कि लिखा है ए प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन स्टेटिंग दैट टू रेशियोज आर इक्वल, कि दो रेशियोज जो क्या हैं वो इक्वल हैं। ये क्या बताता है? ये आपका प्रोपोर्शन की कंडीशन बताएगी कि आपके दो रेशियो क्या हैं? इक्वल हैं। अब दो रेशियो इक्वल है, समझिएगा, लिखा है ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। रेशियो है ये, रेशियो को फ्रैक्शन लिखिए, फ्रैक्शन को रेशियो लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये हो जाएगा ए इंटू डी इज इक्वल टू सी इंटू बी। इसका मतलब एक कंडीशन हमको ये समझ में आई कि अगर दो रेशियो आपके इक्वल हैं, दो रेशियो प्रोपोर्शन में हैं, तो इनके इनर पार्ट का मल्टीप्लिकेशन आउटर पार्ट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। हमने यहाँ पर लिखा ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, तो हम अगर बात करेंगे ए और डी तो ये हम लोगों ने बात क्या किया, ये इनके एक्सट्रीम टर्म हैं, और बी और सी की बात करें तो ये क्या हैं? मीन टर्म है। कहने का मतलब ये बीच में है। क्लियर है? तो हम लोग प्रोपोर्शन को किस तरह से लिखेंगे? दो रेशियो को इक्वल कीजिए, अगर वो प्रोपोर्शन में है तो दो रेशियो को इक्वल कीजिए। इक्वल की जगह पर हम साइन लगा सकते हैं समानुपात का यानी प्रोपोर्शन का। फिर बोला गया अगर दो रेशियो बराबर हैं तो हम इनको किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे जो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू डी इज इक्वल टू सी इंटू बी। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि व्हेन ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन देन द नंबर्स ए एंड बी आर कॉल्ड द एक्सट्रीम्स। मैंने आपको ही बताया था, एक्सट्रीम का मतलब क्या हो गया? ए रेशियो बी एज सी इज टू डी। तो ये क्या हो गया कि यहाँ पर जो ए और डी जो हो गया, ये मैंने अभी आपको बताया, ये एक्सट्रीम्स हैं, और जो बीच का पार्ट है बी एंड सी ये क्या है? ये मीन्स हैं। ठीक, इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई जो हम लोगों ने करके देखा था वहाँ से हमको एक रिजल्ट पता चला, प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स। कंडीशन यही, ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। दो कंडीशन आपको समझ में आ गई कि रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है। रेशियो की कंडीशंस क्या हैं, प्रोपोर्शन की कंडीशंस क्या हैं, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ा, समझा। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको इस पार्ट में डाउट है, फिर से सर समझा दीजिए, मैं आपको उस पार्ट को दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। क्लियर है? बात करते हैं आपके
रेशियो में आगे कॉन्सेप्ट की। अब देखिए क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया, बोला गया A रेशियो B इज इक्वल टू 7:9 एंड B/C इज इक्वल टू 5:7। तो आपको A/C बताना है। देखिए केवल आपको जब बताना है, यहाँ पर लिखा है A/B इज इक्वल टू 7:9, B/C 5:7। जब आपको केवल और केवल फर्स्ट एंड लास्ट का आपको रेशियो बताना है, तब तो आप डायरेक्ट फ्रैक्शन बना सकते हैं ना। इसको लिखा आपने A/B इंटू B/C। देखिए दोस्तों, इतना सॉल्व करने पर B से B कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा A/C। इसका मतलब A/B क्या है 7/9, B/C क्या है 5/7। 7 से 7 कट गया, तो आप बताइए A/C आपका जो आ गया, ये कितना आ जाएगा 5:9। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया 5:9। कि जब आपसे फर्स्ट एंड लास्ट का रेशियो पूछा जाएगा, तो आपको जो फ्रैक्शन दी गई हैं सीक्वेंस में, सीक्वेंस का मतलब A/B देन B/C, डायगोनली ये क्या होने चाहिए, डायगोनली ये आपके इक्वल होने चाहिए। डायगोनली आपके ये क्या होने चाहिए, तो डायगोनली ये पार्ट आपका इक्वल होना चाहिए। क्लियर है। तो बात करते हैं कि अब इस क्वेश्चन को हम लोग और किस तरीके से लगाएंगे और कॉन्सेप्ट को क्या समझना है हमको। एक तो आपने ये समझा कि जब लास्ट वाले और फर्स्ट वाले का रेशियो पता करना है, तो हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे और इनको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। अब बात आती है कि इसी क्वेश्चन से हम बाकी रेशियो के कॉन्सेप्ट को अगर हम डिस्कस करेंगे, तो हम क्या समझ सकते हैं और क्या क्या नया सीख सकते हैं। तो देखिए हम लोग बात करते हैं, आप पूरा रेशियो बनाइए A/B B/C। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा था A/B C की वैल्यू बताइए, आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा था, तो आप क्या करते। बहुत से तरीके हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहला तरीका A/B 7:9, क्लियर। B/C 5:7। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया, ये आपसे क्या पूछा गया, आपसे कहा गया A/B/C क्या होगा। दोस्तों आप देखिए दोनों कंडीशन में आपका इक्वल पार्ट कौन सा है, सेम पार्ट कौन सा है। B यहाँ पर भी मौजूद है, B यहाँ पर भी मौजूद है। जब B दोनों जगह पर मौजूद है, इसका मतलब B बराबर होना ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पर B की वैल्यू क्या है, यहाँ B की वैल्यू 9 है और यहाँ B की वैल्यू क्या है, यहाँ B की वैल्यू 5 है। इसका मतलब इन दोनों को बराबर होना चाहिए, और बराबर होना चाहिए इसका मतलब क्या हो गया कि आप इन दोनों का एलसीएम लीजिए। 9 और 5 का एलसीएम 45, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्या बना, यहाँ पर आपका हो गया 7 5 जा 35, ये हो गया 9 5 जा 45, ये आपका हो गया 5 9 जा 45, ये 7 9 जा 63 हो गया। देखिए आपके B की वैल्यू दोनों जगह पर इक्वल हो गई, B की वैल्यू इक्वल हो गई, मतलब A/B/C आपका हो गया 35:45:63। ये आपका पहले तरीके से पता चल गया कि आप रेशियो को किस तरह से मर्ज करेंगे, किस तरह से आप रेशियो को मर्ज करेंगे। इसी में अगर A/C हमसे पूछा जाता, तो देखिए यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए। 7 5 जा 35 एंड 7 9 जा 63। आंसर आपका क्या होता 5:9 होता, जो कि हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। आपको ये पहला तरीका समझ में आ गया। अब आपको अगर पहला तरीका ये समझ में आ गया है, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि और नेक्स्ट तरीके क्या हो सकते हैं और किन किन तरीक़ों से रेशियो को हम लोग मर्ज कर सकते हैं। तो एक बात समझते हैं यहाँ पर कि और क्या तरीके हैं, तो और तरीक़ों को ध्यान में देते हैं। देखिए रफ कर लेते हैं इसको। अब जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, ये तरीका आसान है। आप जब भी लगाइए इस तरीक़ों को लगाइए, और ये तरीका आपका 2 3 4 5 सभी जगह पर काम करेगा। ठीक है, तो बात करते हैं आपके अगले तरीके की। आप सारी वैल्यू को एक साथ लिख लीजिए, जो रेशियो आपको बनाना है उनको आप कंबाइंड लिख लीजिए। कंबाइंड कैसे लिखना है, जैसे आपको A/B/C बनाना है,
आपने लिख लिया A रेशियो B रेशियो C, आपने इसको लिख लिया। अब A रेशियो B की वैल्यू क्या है 7:9 और B रेशियो C की वैल्यू क्या है 5:7। ध्यान क्या देना, मैंने आपको बार बार बताया, ध्यान देना ये है कि जो कॉमन वैल्यू है डायगोनली इक्वल होनी चाहिए। B और B, ये B आ रहा है, वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, B दोनों जगह पर होना चाहिए डायगोनली। देखिए 9 के आगे जगह खाली है, आपने 9 लिख दिया। 5 के आगे जगह खाली है, आपने 5 लिख दिया। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 5 जा 35, 9 5 जा 45, 9 7 जा 63। योर आंसर इज 35:45:63। सबसे आसान तरीका, वैल्यू कितनी भी बढ़ जाए, A रेशियो B, B रेशियो C, C रेशियो D मर्ज करने को दे दिया जाए, आप यही तरीका लगा लीजिए। क्लियर, सबसे अच्छा तरीका लिख लीजिए, मर्ज करने का सबसे आसान और बेहतर तरीका। क्लियर है, क्या किया हम लोगों ने ये किया कि जहां पर वैल्यू नहीं थी, जहां पर वैल्यू नहीं थी वहां वैल्यू को लिख लिया। देखिए 9 के आगे कुछ नहीं लिखा है, तो 9 के आगे कुछ नहीं लिखा तो हमने 9 लिख लिया। 5 के आगे जगह खाली है, कुछ नहीं लिखा, हमने 5 लिख लिया और मल्टीप्लाई कर लिया। क्लियर है, और भी ऐसे क्वेश्चन आगे आएंगे। अब एक तरीके की बात करते हैं कि एक और तरीका आपका क्या है, तो एक और तरीके की बात करते हैं कि तीसरे टाइप का तरीका आपका क्या हो सकता है कि हम लोग A रेशियो B और B रेशियो C को मर्ज करके A रेशियो B रेशियो C ले आए। देखिए A रेशियो B आपको दिया हुआ है 7:9 और B रेशियो C आपको दिया हुआ है 5:7। ये कंडीशन केवल 3 टर्म के लिए, यानी A रेशियो B रेशियो C के लिए। कब? जब डायगोनली B इक्वल है। आप उल्टा n बना लीजिए। आपने क्या किया, आपने उल्टा n बना लिया। 7 5 जा 35, 5 9 जा 45, 9 7 जा 63। देखिए क्लियर हो गया, यही आपका आंसर है। यानी 3 तरीके मैंने आपको डिस्कस किए कि आप रेशियो को किस तरह से मर्ज करेंगे। ठीक है, आपको तीनों तरीके समझ में आए हो, आप वीडियो को बार बार रिवाइड करके देखिए, आपको ये तरीके आसानी से क्लियर होंगे। जो सेकंड तरीका मैंने बताया था आपको उस तरीके को ज़्यादा फॉलो करना है। क्लियर दोस्तों, बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा, इफ x इज इक्वल टू 1/3y, यानी x इज इक्वल टू 1/3y एंड y इज इक्वल टू 1/2z, और आपसे कहा गया x रेशियो y रेशियो z क्या होगा। देखिए यहाँ से दोस्तों आपको समझ में आ गया, x रेशियो y 1:3 हो गया, y रेशियो z 1:2 हो गया। y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3 है, y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1 है। हमको तो बराबर करना है ना, जब बराबर करना है तो आप इसको डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप इसको डायरेक्ट क्या कर दीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखिए x:y:z 1:3 ये तो है ही, और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3, y की वैल्यू तो 3 हो गई, तो z की वैल्यू 3 2 जा कितनी हो गई 6 हो गई। तो आपका आंसर क्या हो गया x:y:z इज इक्वल टू 1:3:6, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर दोस्तों, बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे लिखा गया है कि P/Q इज इक्वल टू R/S इज इक्वल टू T/U, और ये आपको क्या दिया गया 2/3। इसका मतलब P, R और T इन सब की वैल्यू क्या है, इन सब की वैल्यू है 2, Q, S, U इन सब की वैल्यू क्या है, इन सब की वैल्यू है 3। लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप लिखिए। अब देखिए क्या लिखा है MP + NR + OT। PRT की वैल्यू पता है, P की वैल्यू 2 है, R की वैल्यू 2 है, T की वैल्यू 2 है, 2 कॉमन हो गया, बचा क्या MNO। रेशियो को फ्रैक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, QSU की वैल्यू 3 है तो कॉमन आ जाएगा क्योंकि सभी जगह पर 3 3 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा MNO। देखिए वैल्यू कैंसिल हो गई, आपका आया 2/3 एंड 2/3 को आप लोग लिख सकते हैं 2:3। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया 2:3 हो गया। क्लियर दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाएगा 2:3।
क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में आपका आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कीजिएगा इसको। क्लियर? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए, इफ x रेशियो y इज इक्वल टू 3:1 देन वैल्यू आपको इसकी बतानी है। डायरेक्ट आपको लिखा हुआ है x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1। डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर 3 का क्यूब दोस्तों कितना हो गया 27, 1 का क्यूब यानी कि ये क्या हो गया 26, 3 का क्यूब 27, 1 का क्यूब 1, ये कितना हो गया 28। रेशियो लगाया हुआ है, इसका मतलब 13:14, यही तो आपका आंसर हो गया, 13:14, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है दोस्तों? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, ए रेशियो डी पता करना है आपसे। देखिए, ए रेशियो बी कहा गया, बी रेशियो सी कहा गया, सी रेशियो डी कहा गया, और आपको जो वैल्यू पता करनी है फर्स्ट एंड लास्ट की। डायगोनली बराबर आएगा, कैसे आएगा? देखिए, ए रेशियो बी 3:4, बी रेशियो सी 5:7 एंड सी रेशियो डी क्या हो गया 8:9। डायगोनली बी और बी यहाँ पर है, सी और सी यहाँ पर, डायगोनली बराबर है। जब डायगोनली बराबर है तो ए अपॉन डी की वैल्यू पता करने के लिए आपको क्या करना है, केवल ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी इंटू सी अपॉन डी। देखिए, सी से सी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, ए और डी बच जाएगा। लेकिन हमको तो चाहिए है ए रेशियो डी, तो वैल्यू रख लीजिए ए अपॉन बी 3/4, बी अपॉन सी 5/7, सी अपॉन डी 8/9। क्लियर? 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, देन ए रेशियो डी की वैल्यू 5 2 जा 10 रेशियो 7 3 जा 21। दोस्तों, इस पार्ट को आप लिख लीजिए, ये रफ करना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बनाएंगे। तो ये तो आपका एक आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, कि आंसर क्या हो गया 10:21। यहीं पे समझ लेते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा कितना भी दिया हो आप इसको ऐसे लिखिए, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। आपको ए रेशियो बी क्या दे रखा है 3:4, बी रेशियो सी क्या दे रखा है 5:7 एंड सी रेशियो डी क्या दे रखा है 8:9। आपको रेशियो बनाना है, खाली जगह में लिखिए 4 है, इसके आगे कोई भी कुछ भी नहीं लिखा है, आपने दोनों जगह 4 लिख लिया। 7 के आगे कुछ नहीं लिखा, आपने 7 लिख लिया। 5 के आगे कुछ नहीं लिखा, आपने 5 लिख लिया दोस्तों। 8 यहाँ लिखा, 8 यहाँ लिखा, क्योंकि इनके आगे कुछ नहीं लिखा था। आपको वैल्यू कैंसिल करनी है। देखिए, जो वैल्यू सभी में कॉमन है वो काट दीजिए। कैसे काट दें? 4 यहाँ पे भी है, इस लाइन में भी है, इस लाइन में भी है, तो 4 2 जा 8 कट गया। क्लियर? मल्टीप्लाई करके लीजिए, 5 3 जा 15, 2 जा कितना हो गया 30 रेशियो, 8 5 जा 40, 8 7 जा 56 और 9 7 जा 63। ये आपने मर्ज करके पता किया कि आपका ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या होगा। सेम मेथड जो मैंने सेकंड वाला मेथड बताया था, वही मेथड आपको जगह जगह पर लगाना है जैसे भी क्वेश्चन आएंगे। और अगर फर्स्ट एंड लास्ट का आपसे पूछा आता है तब तो आपको पता ही है कि आपको सिर्फ फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर देना है, चेक करना है डायगोनली जो लिखा है वो लेटर बराबर होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या लिखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये फ्रैक्शन में आ गया। देखिए क्या लिखा था, लिखा ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2/9 रेशियो 1/3, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 2/7 रेशियो 5/14। डी रेशियो सी लिखा है, लेकिन हम लोग इसको सी रेशियो डी लिख लेंगे, हम लोग को सी रेशियो डी से मतलब है। तो सी रेशियो डी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5 7/10। देखिए डी रेशियो सी में 7/10 पहले था, तो सी रेशियो डी में 3/5 पहले होगा। एलसीएम बराबर कीजिए, 9 और 3 एलसीएम हुआ 9, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 3 जा 9 मतलब 2:3। 7 और 14 का एलसीएम 14, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 4:5। 5 और 10 का एलसीएम 10, 3 2 जा 6। क्लियर दोस्तों? इतना तो आपने बना लिया कि आपकी वैल्यू बन गई ए रेशियो बी की वैल्यू 2:3,
बी रेशियो सी की वैल्यू 4:5, सी रेशियो डी की वैल्यू 6:7। आपको ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी चाहिए। क्लियर? तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी चाहिए, तो ए बी सी डी मतलब ये हो गया 2 3 4 5 6 7। दोस्तों समझिए, यहाँ पे 3 लिख लिया, यहाँ 3 लिख लिया, यहाँ 5 लिख लिया, यहाँ 4 लिख लिया, यहाँ 6 लिख लिया, यहाँ 6 लिख लिया। क्लियर? अब आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन क्या आप कुछ कैंसिल कर सकते हैं? देखिए 3 3 3 एंड 3 2 जा 6। क्लियर? अब कुछ कैंसिल नहीं होगा, मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 2 जा कितना हो गया 16, रेशियो 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 7 5 जा 35। आपका आंसर क्या आ गया? आपका आंसर आ गया 16 रेशियो 24 रेशियो 30 रेशियो 35। इसका मतलब क्या है? एलसीएम लिया हम लोगों ने क्या करने के लिए? डेनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए। क्या करने के लिए? डेनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हम लोगों ने एलसीएम लिया है। क्लियर दोस्तों? तो ये तो आपकी बात हुई इस क्वेश्चन की, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिखा ए रेशियो बी इज इक्वल टू बी रेशियो सी। देखिए ए रेशियो बी इज इक्वल टू बी रेशियो सी, तो इसका मतलब हो गया ए अपॉन बी बराबर है किसके? बी अपॉन सी के। तो ये वैल्यू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हो गया। दोस्तों आपको यहाँ b की पावर 4 चाहिए, तो मतलब b की पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से वैल्यू ले आइए, a की पावर 4 तो आप ऐसे ही लिख लीजिए, और b की पावर 4 को आप लिखेंगे ए स्क्वायर सी स्क्वायर। पावर कैंसिल 2 बचा, यानी ए स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर दोस्तों? समझ में आ रहा है? ये प्रीवियस एग्जाम में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे दिया गया ए रेशियो बी रेशियो सी 2 रेशियो 3 रेशियो 4 हैं। आप यहां पर देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी, आपको अगर 2 रेशियो 3 रेशियो 4 दे दिया गया, मतलब डायरेक्ट हम कह दें कि ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 4 है, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। आप सिर्फ इनको एक मल्टीपल के रूप में लेंगे। क्लियर है? वैल्यू पुट कीजिए कहाँ पर? यहाँ पर देखिए 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3, क्योंकि b की वैल्यू है, प्लस 4 इंटू 4 बराबर क्या आना चाहिए? 33। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 33। 16 4 20 माइनस 9 11 इज इक्वल टू 33। वैल्यू कैंसिल करेंगे, 1 इज इक्वल टू 3। एक की वैल्यू 3 आ गई। आपको वैल्यू किसकी चाहिए? सी की वैल्यू चाहिए। सी की वैल्यू आपने क्या मानी थी? आपने तो 4 रेशियो मानी थी ना, और 1 रेशियो की वैल्यू जब 3 है तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सी की वैल्यू 12 हो जाएगी। क्लियर दोस्तों? ये आज हम लोगों ने रेशियो के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और उन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम लोगों ने समझे कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो जो भी लेक्चर आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है वो लेक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होता है। लेक्चर सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड लेक्चर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज का वीडियो आप 2 बार देखिएगा। ठीक है, आपको क्लियर होगा कि टॉपिक का स्टार्टिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, देन आगे के क्वेश्चन आपके आसान हो जाएंगे। देन आई होप आपको आपका आज का सेशन पसंद आया होगा, आज के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी इसका प्रॉफिट हो सके। ओके, थैंक यू क्लास।